Hello friends, welcome at Fast Tech Revision series of Competition Committee. Myself Hemant Pradhan in the FTR series, this time for our environment subject. Friends, as we know, when we talk about a civil service exam, especially objective pattern exam, the environment subject is very crucial and very important. So in the FTR series, today we are going to deal with three important topics of environment, that is ecology, food chain, biodiversity and its conservation. So let me start today's session of Fast Tech Revision. In the screen, there is first question. The theme of United Nations World Environment Day 2020 was. The options are air pollution, biodiversity, global warming, climate. Here, United Nations World Environment Day, every year we celebrate on 5th of June. And it was started from 1972 Stockholm Summit. And first time we celebrated World Environment Day on 5th June 1973. But in this question, United Nations World Environment Day 2020 theme, the correct answer is biodiversity. Okay, so this is the answer B. Now come to the second question, which one is correctly matched? Father of ecology, Reiter, the term ecology, A.G. Tinsley, the term ecosystem coined by Ernest Haeckel, and father of Indian ecology, Dr. M.S. Swaminathan. क्या होगा इसका सही आंसर? सो देखो यहाँ पे इन दिस ऑप्शन फादर ऑफ इकोलॉजी वो कौन होते हैं, कौन है? रीटर है. बट कुछ बुक्स में आपको क्या दिखेगा? पी ओडम का नाम भी दिख सकता है. सो डोंट बी कंफ्यूज हियर. पी ओडम ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी. और अगर आपको ऑप्शंस में ये रीटर का ऑप्शन दिया है तो आपको रीटर को टिक करना है. बट क्योंकि हमने जो ट्रस्टेड सोर्सेस हैं वहां पे हमने रीटर को ही देखा है. और अगर आपको रीटर का ऑप्शन नहीं दिखता है, पी ओडम चार ऑप्शंस में एक ऑप्शन है, इन दैट केस यू कैन मार्क अ पी ओडम. इज इट क्लियर? एंड द सेकंड ऑप्शन, द टर्म इकोलॉजी. सो इकोलॉजी टर्म कॉइन्ड बाय अर्नेस्ट हैकेल. And the term ecosystem, so ecosystem term coined by A.G. Tinsley. तो यहाँ पे इसको क्रॉस कर लें आप. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन देखिए, द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी क्या दिया है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन. सो एम एस स्वामीनाथन इज द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन. सो इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है. तो वो इकोलॉजी के फादर नहीं है. सो इकोलॉजी के फादर कौन है? इंडियन फादर कौन है? Father of Indian ecology is Dr. Ramdev Misra. So please note down, Dr. Ramdev Misra is the father of Indian ecology या Indian father of ecology भी आप कह सकते हैं. Is it clear? So come to the third question. It is correctly matched. Options are coral reef, a marine rainforest, mangrove, a viviparity, wetlands, biological supermarket, all of the above. तो यहां पे देखिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो देखिए कोरल रीफ दैट इज अ फेमस फॉर ह्यूज बायोडाइवर्सिटी इन ओशन. और यहाँ पे मैराइन रेन फॉरेस्ट है. तो फॉरगेट अबाउट द मैराइन वर्ड एंड फोकस ऑन अ रेन फॉरेस्ट. रेन फॉरेस्ट में होता क्या है? जहां पे रेन की अवेलेबिलिटी या रेनफॉल ज्यादा होती है वहां पे होता क्या है? ज्यादा डेवलप टाइप की वेजिटेशन वहां पे मिलेंगे. और डेवलप वेजिटेशन मिल रहा है मतलब वहां पे क्या है? वहां पे ज्यादा आप देखते हैं प्लांट के वेराइटीज या प्लांट डाइवर्सिटी ज्यादा मिलेगी, क्योंकि वहां डेवलप टाइप के क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, या वहां पे कह सकते हैं ज्यादा ऐसे टाइप के क्लाइमेट्स है जो किसी भी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए काफी फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं. तो यहाँ पे रेन फॉरेस्ट में ऐसा होता है क्योंकि आपको पता है वहां पे प्लांट्स को डेवलप करने के लिए दो चीजें रिक्वायर्ड है. वन इज द सनलाइट, द सेकंड वन इज द वाटर. तो वहां पे उस केस में क्या है? ये यहाँ पे प्लांट की डाइवर्सिटी ज्यादा मिलती है. तो रेन फॉरेस्ट मतलब क्या है? इट इंडिकेट्स द डाइवर्सिटी. एंड यहाँ पे मैराइन डाइवर्सिटी का मतलब हो रहा है कोरल रीफ. सो कोरल रीफ इज द फेमस फॉर ह्यूज बायोडाइवर्सिटी, जहां पे वो एक नेचुरल हैबिटाट प्रोवाइड करता है. और वहां पे कोरल एंड जूजैंथिली जो एल्गी होता है वहां पे अपना सर्वाइवल करता है, अपना नेचुरल हैबिटाट वहां पे बनाता है. इज इट क्लियर? सो दिस ऑप्शन इज मैच्ड. सो यहां पे कम टू द सेकंड क्वेश्चन, मैंग्रोव. सो विविपैरिटी. Viviparity is the very important characteristics of a mangrove forest or mangrove
वेजिटेशन। सो यहाँ विविपैरिटी का मतलब ये होता है कि जनरली क्या होगा कि कोई भी एक ट्री है, इस ट्री में क्या होते हैं, फ्रूट्स लगते हैं, और फ्रूट्स जो है जब इस ट्री से डिटैच हो जाएगा तो डिटैच होने के बाद इसके अंदर जो है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। इट इज द जनरल प्रोसीजर। बट इन द मैंग्रोव वेजिटेशन it shows या it indicates a viviparity character. That means यहाँ पे ये ट्री है तो इसमें जो है इस प्रकार के देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के, मान लो इसके फ्रूट्स हैं, और फ्रूट्स के अंदर जो है वहां पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जब वो ट्री में अटैच्ड है उसी समय से ही स्टार्ट हो जाता है। समझ रहे हैं कहने का मतलब, वो अपनी जो मदर जो ट्री होती है वहां से वो डिटैच नहीं होता, और डिटैच होने के पहले उसमें अभी भी अटैच्ड है, और उसके बावजूद वो क्या करता है, उसके अंदर जो एम्ब्रियो है वो क्या है, डेवलप करने लगता है। सो दिस इज द स्पेशल कैरेक्टर ऑफ मैंग्रोव वेजिटेशन दैट वी कॉल अ विविपैरिटी। विविपैरिटी दूसरे ऐसे प्लांट वेजिटेशंस में या दूसरे से प्लांट स्पीसीज में नहीं मिलती। So this is the special character. So this option is also a matched. Third, as the wetland, biological supermarket. What does it mean, biological supermarket? When we go at supermarket, तो वहां पे बहुत टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट, तो वो उसकी डाइवर्सिटी को इंडिकेट्स करता है, यानी कि वहां पे टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट हैं। सिमिलरली इन द वेटलैंड्स, वेटलैंड्स यहाँ होते हैं जहां पे थोड़ा टेरेस्ट्रियल पार्ट होता है, थोड़ा सा एक्वेटिक पार्ट होता है, और वहां पे हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, प्लांट्स एनिमल स्पीसीज की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। दैट मीन्स that is a biological, and supermarket indicates the variety of species here. Okay, so that we call a biological supermarket. So this option is also matched. So correct answer is all of the above. I hope you got the point. And come to the fourth question, which of the following species is immediately affected by ecosystem damaged? Options are keystone species, foundation species, umbrella species and indicator species. So ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ पे देखिए 4 टर्मिनोलॉजी है, ये स्पेशली यूपीएससी में पूछे गए टर्म है, हो सकता है नियर फ्यूचर में आपकी जो स्टेट के एग्जाम है यहाँ पे भी पूछे जाए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल लिखिए, तो यहाँ पे पहला मान लो लिखते हैं तो हनी बी को लिखिए, की स्टोन स्पीसीज का हनी बीज का एग्जांपल है। दूसरा देखते हैं फाउंडेशन स्पीसीज, तो वहां पे क्या रख सकते हैं, कोरल रीफ को रख सकते हैं, कोरल रीफ को रख सकते हैं यहाँ पे। ओके, इसके बाद क्या देखिए, अम्ब्रेला स्पीसीज में हम क्या रख सकते हैं, टाइगर को, ठीक है, पैंथरा टाइग्रिस। एंड इंडिकेटर स्पीसीज में आप क्या रख सकते हैं, लाइकेन को रख सकते हैं या किसी भी फिश को रख सकते हैं। नाउ इसका कंसेप्ट को आप समझिए, की स्टोन स्पीसीज दैट मीन्स ऐसा स्पीसीज जो यहां पे अपना प्रेजेंस बहुत कम है, इसके बावजूद वो उस इकोसिस्टम में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल हनी बी, हनी बी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिनेशन प्रोसेस, एंड पॉलिनेशन जो है किसी भी प्लांट स्पीसीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होता है अपने लाइफ साइकिल का। तो पॉलिनेशन में कौन सा रोल प्ले कर रहा है, हनी बी। तो एक बड़े लार्जर ट्री या फिर वेजिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक हनी भी एक स्मॉल स्पीसीज, एक छोटा सा स्पीसीज है, यानी कि वहां पे उसका बायोमास रिलेटिवली बहुत कम है एज कंपेयर टू लाइक ट्री और वेजिटेशन। सो यहाँ पे इसका प्रेजेंस क्या है, बहुत कम है, बट इट plays a very important role for the pollination procedure of any plant species. That's why this type of species we call a keystone species. Is it clear? तो यहाँ पे इसका आंसर ये समझ गए। और यहाँ पे इसमें जो है दूसरे और भी ऐसे एंगल आएंगे जिसमें कि उसमें अटैच्ड होते हैं। और उसके बाद देखिए फाउंडेशन स्पीसीज, कम टू द सेकंड क्वेश्चन, फाउंडेशन स्पीसीज। फाउंडेशन स्पीसीज ये क्या है, कोरल रीफ। तो फाउंडेशन स्पीसीज का मतलब क्या है, वो एक बेस बना रहा है, फाउंडेशन बना रहा है। तो कोरल रीफ इज द सिम्बायोटिक रिलेशन ऑफ कोरल प्लस जूजेंथिली।
तो यहाँ पे जूजेंथिली और कोरल रीफ क्या करते हैं, एक सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं और कोरल रीफ फॉर्म करते हैं। कोरल रीफ इज द very important zone for biodiversity point of view and it represents the natural habitat for various species। तो यहां पे देखते हैं क्या है, ये बेस बना रहा है वेरियस टाइप ऑफ स्पीसीज के लिए। दिस इज द फाउंडेशन स्पीसीज। So the correct example is a coral reef. Is it clear? Come to the third option, umbrella species। umbrella species में देखिए टाइगर दिख रहा है। So umbrella में होता क्या है, अम्ब्रेला क्या करता है, इट प्रोटेक्ट टू अस। और यहाँ पे प्रोटेक्शन किस एंगल पे हो सकता है, वो रेन से हमको प्रोटेक्शन दे रहा है या हो सकता है वो सनलाइट से प्रोटेक्शन दे रहा है। सो यहाँ पे अम्ब्रेला स्पीसीज का मतलब प्रोटेक्शन से है। तो टाइगर जिस भी जोन में मिलता है तो वहां पे 2-3 टाइप की प्रोटेक्शन मिलता है किसी भी स्पीसीज को। द फर्स्ट जिसमें कि हम गवर्नमेंट के जैसे देखते क्या है, लाइक प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर रिजर्व हम बनाए हुए। तो एक जनरली गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें क्या होता है कि टाइगर एरिया को पूरा प्रोटेक्शन दी जाती है, तो उसमें उसके कारण दूसरे स्पीसीज को भी प्रोटेक्शन मिल जाता है उस एरिया में या उस टाइगर रिजर्व में जो भी स्पीसीज है। तो ये तो खैर ह्यूमन बीइंग का एंगल हो गया, बट नेचुरल एंगल ये है कि जिस भी एरिया में टाइगर का प्रेजेंस होता है उस एरिया में ऐसे वेजिटेशन स्पीसीज को या ऐसे प्लांट स्पीसीज को हम क्या देखते हैं, उनको भी प्रोटेक्शन मिल जाता है क्योंकि वहां पे उसकी ग्रेजिंग नहीं हो पाती, वहां पे दूसरे स्पीसीज उसे आके खा नहीं पाते। ठीक है, तो ये प्लांट स्पीसीज को प्रोटेक्शन मिला। दूसरा कि जो एनिमल स्पीसीज है वो भी टाइगर जिस एरिया में प्रेजेंस है उस एरिया में जाने से बचते हैं क्योंकि उसकी वो हंटिंग कर सकता है काइंड ऑफ। ठीक है, तो इस टाइप की सिचुएशन से बचने के लिए उधर जाने से वो बचते हैं। बट एक लार्जर एरिया में क्या होता है कि वहां पे दूसरे ऐसे स्पीसीज जिसकी हंटिंग टाइगर नहीं करता, वो स्पीसीज बहुत आराम से रहते हैं, इसके कारण उनको प्रोटेक्शन मिल जाता है। सो अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मतलब एक ऐसा शेड बना रहा है, लाइक जैसे हमको सनलाइट या रेन से वो क्या है प्रोटेक्ट कर रहा था। सिमिलरली जिस भी एरिया में ये देख रहे हैं जो अम्ब्रेला स्पीसीज का प्रेजेंस होता है उस एरिया में बाकी स्पीसीज को प्रोटेक्शन मिलता है। So that we call a foundation species. The last one is the indicator species. The example is lichen and fish. So indicator species, that means it indicates the any type of climatic conditions. Like जैसे हम देखते क्या है, जिस भी एरिया में lichen का प्रेजेंस है, lichen is the symbiotic example of algae plus fungi. तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि एल्गी प्लस फंजाई का जो है वहां पे क्या देखते हैं, एक सिम्बायोटिक रिलेशन है। तो जहां जिस एरिया में एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है उस एरिया में लाइकेन का प्रेजेंस जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। उसका फायदा क्या होता है, हम उसे इंडिकेटर स्पीसीज के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं। और जिस भी एरिया में आप देखते हैं लाइकेन स्पीसीज जो एक जनरल एक कॉमन तरीके से उसका प्रेजेंस होता है वो वहां पे प्रेजेंस है, दैट मींस इट इंडिकेट्स दैट एरिया इज दैट क्लाइमेट इज वेरी क्लियर, या वहां पे एयर पोल्यूशन नहीं है, ये हम मान सकते हैं। इज इट क्लियर? सो इंडिकेटर स्पीसीज क्या है, लाइकेन। तो यहां पे क्या क्वेश्चन पूछा है, इमीडिएटली अफेक्टेड बाय, जब भी क्या होता है स्पीसीज, जब क्या इकोसिस्टम डैमेज होता है तो सबसे पहले इमीडिएटली अफेक्टेड कौन होता है, द ऑप्शन इज फाउंडेशन स्पीसीज। भाई किसी का घर ही उजाड़ दो तो सबसे पहले वही जो है वो डिस्टर्ब होगा ना। सो फाउंडेशन स्पीसीज क्या है, वो सबसे ज्यादा या इमीडिएटली उस पर इफेक्ट पड़ता है क्योंकि वो हैबिटाट, नेचुरल हैबिटाट डिस्ट्रॉय हो गया। दैट मींस उसमें जो रहने वाले दूसरे प्लांट एनिमल स्पीसीज हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो डिस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से वो इमीडिएटली अफेक्टेड वो कौन होता है, वो क्या है, आपका फाउंडेशन स्पीसीज। इज इट क्लियर? कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन। Come to the fifth question. The incorrect statement about the coral bleaching is, the options are the color of the coral becomes colored, the color of the coral turns white, normal temperature rise in ocean water, none of this. So which one is an incorrect statement? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है। Friends, this question is not an easy type of question, but this question is very important. सो यहाँ पे समझिए कोरल ब्लीचिंग को, कोरल ब्लीचिंग जो है वो यूपीएससी में पूछा जा चुका है। इन फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। सो यहाँ पे समझिए इसका कंसेप्ट। तो यहाँ पे होता क्या है, नॉर्मल जो कोरल रीफ का प्रेजेंस जिस भी एरिया में होगा
तो वहां पे कोरल रीफ क्या है, बहुत ही ब्यूटीफुल कलरफुल वहां पे उनका स्ट्रक्चर होता है। तो उसके कारण वो क्यों होता है, क्योंकि वहां पे सिम्बायोटिक रिलेशन होता है किस चीज का, कोरल इज द एनिमल स्पीसीज प्लस जूजेंथिली, जूजेंथिली, ठीक है, जूजेंथिली। तो ये क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशन बनाता है और स्ट्रक्चर फॉर्म करता है नेचुरल हैबिटेट के लिए, और ये बहुत ही कलरफुल होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये जो कलर होते हैं वो कलर किसके कारण होते हैं भाई, जूजेंथिली क्या है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ एल्गी। और एल्गी है मतलब इसमें क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, और क्लोरोफिल है मतलब वो सनलाइट के प्रेजेंस के कारण वो क्या है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगा और उसके में फूड फॉर्म करेगा, और फूड जो है ये क्या है, कोरल के लिए इंपॉर्टेंट है। सो कोरल प्रोवाइड टू जूजेंथिली अ हैबिटेट, बट जूजेंथिली प्रोवाइड कोरल फॉर फूड, ठीक है। तो यहाँ पे इनको क्या है, फूड इनको प्रोवाइड करता है कौन, जूजेंथिली, ठीक है, और ये क्या है, हैबिटेट प्रोवाइड करता है। सो ऐसा होता है कि दोनों एक सिम्बायोटिक रिलेशन के साथ यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी लाइफ साइकिल चलाते हैं। होता क्या है, जब भी ओशन का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ओशन का टेम्परेचर इंक्रीज कब होगा, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग या सनलाइट ज्यादा पड़ती है उसके कारण होगा। अब होता क्या है, जैसे ही सनलाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है तो उसके कारण क्या है, फोटोसिंथेसिस का जो रेट है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज्ड, दैट मींस वहां पे ज्यादा फूड मिल रहा है, ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है टू द कोरल, क्योंकि कोरल को तो ऑक्सीजन चाहिए ना, क्योंकि वो एनिमल स्पीसीज है। अब होता क्या है कि ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई के कारण वो क्या करता है, जूजेंथिली से वो डिटैच्ड हो जाता है, और डिटैच हो जाता है मतलब इसको अपना हैबिटेट उससे अलग हो गया। अब वो क्या करता है, इमीडिएटली अपनी क्लोरोफिल जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को वो कम करने लगता है, या क्लोरोफिल को है वो क्या करने लगता है, उसका जो लेवल है वो कम करने की कोशिश करता है। तो होता क्या है कि जब ये लोग अटैच थे तो वो कलरफुल दिखता है, जब वो डिटैच हो जाते हैं तो इसको हैबिटेट नहीं मिल पाता, इसको फूड नहीं मिल पाता, इसके कारण वो अब उसका कलर डिसअपीयर हो जाता है, नाउ इट टर्न्स अ वाइट कलर, ठीक। तो इसमें क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो कलर ऑफ द कोरल बिकम्स अ कलर्ड होता है, तो कोरल ब्लीचिंग में नहीं होता भाई, कोरल ब्लीचिंग में तो व्हाइट होता है, तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या देखते हैं कि यहाँ पे देखते हैं द कलर ऑफ द कोरल टर्न्स व्हाइट, ये सही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या देखते हैं, द नॉर्मल टेम्परेचर राइज इन ओशन वाटर, तो ये भी सही है, ग्लोबल वार्मिंग या टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता है तो उसके कारण होता है, नन ऑफ दिस, नहीं नन ऑफ दिस भी नहीं है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ए, सो ए इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर, सिंपल सा फंडा है, ये इसको हैबिटेट दे रहा है, ये इसको फूड दे रहा है, सनलाइट ज्यादा आया, फोटोसिंथेसिस ज्यादा हुआ, इसके कारण जो है ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा हुआ, तो ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई सो बचने के लिए वो क्या डिटैच हो जाता है, फिर दोनों अपने आप जो है अलग अलग हो जाते हैं, तो इसको फूड नहीं मिल पाता, इसको हैबिटेट नहीं मिल पाता, दोनों की डेथ होने लगती है, कलर डिसअपियर होने लगता है और ये व्हाइट हो जाता है, सिंपल सा मीनिंग, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सिक्स्थ क्वेश्चन, इट इज नॉट करेक्टली मैच्ड, नॉट करेक्टली मैच्ड जो यहाँ पे देखिए क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी पी ओडम, पी ओडम है, यहाँ पे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, ठीक है, ई ओडम पी ओडम वो सेम है, ठीक है। होप स्पॉट कंसेप्ट डॉक्टर नॉर्मन मायर्स, फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी एडवर्ड ओ विल्सन, बायोडाइवर्सिटी टर्म कॉइन्ड बाय जी रोजन। सो लास्ट क्वेश्चन तो तुरंत आपको क्लिक करना चाहिए क्योंकि सीजीपीएससी में लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, लास्ट ऑप्शन, बायोडाइवर्सिटी टर्म कॉइन्ड बाय जी रोजन। तो यहाँ पे जो सीजीपीएससी या जो आंसर लेता है वो जी रोजन को लेता है, तो यहाँ पे हमको भी उसी को समझना है, अदरवाइज उससे पहले भी बायोडाइवर्सिटी टर्म को दूसरे लोगों ने ऐसा कॉइन कर लिया था, बट यहाँ पे हमको समझना है बायोडाइवर्सिटी टर्म जी रोजन। सो ये क्या है, करेक्टली मैच्ड है, हमको इनकरेक्ट वाला ढूंढना है, ठीक। तो देखिए पहला फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी ई ओडम, ये भी करेक्टली मैच्ड है। होप स्पॉट लिखा है, नॉट हॉट स्पॉट, होप स्पॉट कंसेप्ट डॉक्टर नॉर्मन मायर्स, तो डॉक्टर नॉर्मन मायर्स ने हॉट स्पॉट का कंसेप्ट दिया था, क्या कंसेप्ट दिया था, हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट क्या होता है, ऐसे जोन्स जहां बायोडाइवर्सिटी की डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है, तो वो टेरेस्ट्रियल लैंड के लिए, टेरेस्ट्रियल पार्ट के लिए, बट होप स्पॉट कंसेप्ट ये क्या है, मराइन वाटर के लिए है या ओशन के लिए है,
तो सबसे पहले डॉक्टर सिल्विया अर्ल फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व द कंसेप्ट ऑफ होप स्पॉट। ये ऐसे जोन्स होते हैं जो ओशन में बायोडाइवर्सिटी जहां पे डेंसिटी ज्यादा होती है, लाइक हम कोरल रीफ को देख रहे थे अभी, उसमें बायोडाइवर्सिटी डेंसिटी ज्यादा होती है, तो उस जोन को हमने क्या कहा, होप स्पॉट कहा। सो होप स्पॉट इज कनेक्टेड विद अ डॉक्टर सिल्विया अर्ल, नॉट डॉक्टर नॉर्मन मायर्स। नॉर्मन मायर्स एसोसिएट विद अ हॉट स्पॉट। तो यहाँ पे ये तो क्या है, इनकरेक्ट है, तो आंसर तो यही होना चाहिए। सो बी इज द राइट ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पे बाकी को भी मैच कर लो। फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी एडवर्ड ओ विल्सन, बिल्कुल सही मैच्ड है। बायोडाइवर्सिटी टर्म कॉइन्ड बाय जी रोजन, ये तो स्टार्टिंग में देखिए थे, ये भी करेक्टली मैच्ड है। सो आई होप ये यू गॉट द पॉइंट। सो कम टू द सेवेंथ क्वेश्चन, व्हिच स्टेट्स हैज सीन द लार्जेस्ट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर। सो टाइगर सेंसस रिसेंटली जो है इसका रिपोर्ट पब्लिश हुआ है। सो टाइगर सेंसस में देखा है, सो लार्जेस्ट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर, ठीक है। तो लार्जेस्ट इंक्रीज, ये लार्जेस्ट परसेंटेज इंक्रीज है, प्लीज करेक्ट इट, लार्जेस्ट परसेंटेज इंक्रीज है। तो सबसे ज्यादा टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है, एमपी को। सबसे ज्यादा जो है टाइगर इंक्रीज परसेंट में यहीं पे हुआ है, ठीक है। दूसरा है महाराष्ट्र और तीसरा है आप क्या देखते हैं, कर्नाटका। ये क्या है आपका, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, जहां पे देखते हैं सबसे ज्यादा यहाँ पे मध्य प्रदेश में इंक्रीज हुआ था टाइगर्स का नंबर ऑफ परसेंट, है ना। नंबर भी हम लिखेंगे, परसेंट भी लिखेंगे, प्लीज नोट डाउन। तो नोट डाउन द परसेंटेज। परसेंटेज में देखते हैं सबसे ज्यादा जहां पे टाइगर परसेंट इंक्रीज हुआ दैट इज मध्य प्रदेश, और इसके नंबर प्रीवियस जो सेंसस की कंपेरेटिवली कितना है, 526 टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स है। दूसरा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में यहाँ पे जो परसेंटेज है वो है 64%, 64%, और टोटल नंबर ऑफ टाइगर जो प्रीवियस सेंसस के कंपेरेटिवली यहाँ पे कितने हैं, 524, और यहाँ पे कर्नाटका का परसेंट है 29% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये टाइगर का परसेंटेज इंक्रीज है फ्रॉम अ प्रीवियस सेंसस, ठीक है। इज इट क्लियर। और यहाँ पे आपको देखते हैं कि मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट भी कहते हैं, ये भी आप नोट कर लो। तो क्वेश्चन क्या है, टाइगर इंक्रीज सबसे ज्यादा कहां हुआ है, तो मध्य प्रदेश है, परसेंटेज इंक्रीज है। इज इट क्लियर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, इट इज करेक्टली मैच्ड। ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व पन्ना टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी इज अ लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम, option C is a first biosphere reserve Nilgiri, and option D is all of the above. So which one is correct, identify करना है हमको। So in this option सबसे पहले देखिए यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, वी कैन से MAB, इसे भी शॉर्ट में कहते हैं, ठीक है। और वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व भी हम कहते हैं, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। सो यहाँ पे जो लेटेस्ट एंट्री है, लेटेस्ट एंट्री जो थी कंचनजंगा थी, और उसका नंबर था 11th नंबर। सो इसमें जो लेटेस्ट एंट्री नाउ इट इज अ पन्ना टाइगर रिजर्व। अब जो है इसकी लिस्ट कितनी हो गई है, टोटल ऐसे 12 बायोस्फीयर रिजर्व है जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट में इंक्लूडेड है फ्रॉम इंडिया, ओके। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ कम टू द सेकंड ऑप्शन, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इज नागार्जुन सागर श्रीशैलम। आउट ऑफ 50 टाइगर रिजर्व, नागार्जुन सागर श्रीशैलम इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व फ्रॉम इंडिया, और इसका लोकेशन है कौन से स्टेट में है, दैट इज इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। कम टू द सी ऑप्शन, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी, यस इट इज आल्सो करेक्टली मैच्ड, और एस्टैब्लिशमेंट ईयर इज 1986। सो ये फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व था। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द एबव। कम टू द 9th क्वेश्चन, the transition zone between two adjacent vegetation is called a ecate, ecotone, ecotype और equinox। देखो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वर्ड है इकोटोन। इकोटोन इंडिकेट्स अ ट्रांजिशन जोन। देखो एक जोन मान लो ए ये है, दूसरा जोन यहाँ पे देखते हैं ये बी है, तो दोनों का जो ये जो जॉइंट वाला एडजेसेंट वाला पार्ट है ये होता है सी जोन। तो यहाँ पे इसे ही हम क्या कहते हैं, इकोटोन कहते हैं। और इकोटोन में भी क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है। जैसे ए जोन मान लो एक टेरेस्ट्रियल लैंड था, यहाँ पे टेरेस्ट्रियल पार्ट है ये, और ये क्या है, एक्वेटिक पार्ट है। यहाँ पे हो सकता है 10 टाइप के स्पीसीज हैं,
यहाँ पे हो सकता है 20 टाइप की स्पीसीज है। बट यहाँ पे देखते हैं कि जो ट्रांजिशन जोन होता है, ट्रांजिशन जोन में नंबर ऑफ स्पीसीज क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, यानी कि बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है। सो दिस अ ट्रांजिशन जोन इज कॉल्ड अ इकोटोन। इज इट क्लियर? So come to the 10th question. The grassland ecosystem pyramid of numbers are always upside down, always straight, first straight then a straight और स्पिंडल। तो यहाँ पे देखिए इसमें पूछा है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम का अगर आपको यहाँ पे समझना हो क्या है उसका फूड चेन, तो यहाँ पे सिंपल सा है, ग्रासलैंड में क्या होता है, ग्रास होता है। तो ग्रास होता है, ग्रास क्या होता है, ग्रीन होगा। तो ऑल ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर, हमने पहले ही पढ़ा है। तो ये प्रोड्यूसर है, इसको खाने वाला कोई इंसेक्ट होगा, ठीक है। हो सकता है मान लो वहां पे मैं बात करता हूँ टिड्डा की, तो टिड्डा क्या है, मतलब ग्रास पे डिपेंड होता है, और इसको खाने वाला हो सकता है कोई फ्रॉग या स्नेक हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने स्नेक लिख दिया, और स्नेक को खाने वाला कोई मान लो पिकॉक खा लिया, ठीक। तो ऐसा होता है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जब पिरामिड ऑफ नंबर्स की बात करते हैं तो पिरामिड ऑफ नंबर्स में ये होता है, पिरामिड ऐसे होता है। तो यहाँ पे जो एग्जांपल लिखे उसे नोट करिए। तो यहाँ पे हमने ग्रास को रख लिया, इसके बाद यहाँ पे टिड्डा को हमने रख लिया, इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे स्नेक को, और उसके बाद क्या देखते हैं, पिकॉक को। तो इसमें क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। जैसे कि एक ग्रास लैंड में ग्रास के नंबर्स तो कई हो सकते हैं ना, हो सकता है ये इनके नंबर्स जो है 100 है, और उस ग्रास को खाने वाले टिड्डा हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, हो सकता है 10 हो, और वो 10 टिड्डे को खाने वाला 1 या 2 या 3 स्नेक हो सकता है, या फ्रॉग हो सकता है। तो मैं मान लो इसके नंबर्स को 5 लिख देता हूं, और वो 5 जो स्नेक को खाने वाला हो सकता है 1 या 2 पिकॉक हो, तो हो सकता है इसका मैं 2 लिखूं। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, श्रिंक हो रहा है इसका। तो बेस ये क्या है, ये वाइड है, और इधर ये क्या है, श्रिंक है। तो ये क्या हमेशा क्या है, इस प्रकार का जो पिरामिड ऑफ नंबर्स होता है जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम का, वो क्या होता है, स्टेट होता है। सो बी इज द राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मैंग्रोव इन इंडिया और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो यहाँ पे ऑप्शंस आर भीतरकनिका मैंग्रोव, सुंदरबन मैंग्रोव, पीचावरम मैंग्रोव, कृष्णा मैंग्रोव। तो देखो जो यूनाइटेड नेशन यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट्स होता है उसकी 3 कैटेगरी है। पहला वो कल्चरल कैटेगरी है, दूसरा वो क्या है, नेचुरल साइट्स की कैटेगरी है, और तीसरा क्या है, मिक्स्ड कैटेगरी है। तो ये 3 टाइप की कैटेगरी टोटल जो है ऐसे इंडिया में जो लोकेटेड जो प्लेसेस हैं वो कितने हैं, 38 है। तो टोटल नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में कितने हैं, उनके नंबर्स इफ यू सी टुडे सिनेरियो दैट इज द 38। तो 38 में हमको सिर्फ नेचुरल की बात करनी है, यहाँ पे कल्चरल और मिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे नेचुरल में जैसे एग्जांपल और भी है, जैसे फॉर एग्जांपल वेस्टर्न घाट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ यूनाइटेड नेशन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में वो इंक्लूडेड है। इवन ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है ना, सिमिलरली केवला देव है, भरतपुर सेंचुरी है, काइंड ऑफ। तो ये आप देख रहे हैं अलग अलग इसके नंबर्स हैं। बट यहाँ पे देखिए इस एग्जांपल में, इस ऑप्शन में क्या क्या है, भीतरकनिका नहीं है, सुंदरबन इज अ फेमस फॉर अ सुंदरी ट्री। सो सुंदरी ट्री के कारण क्या है, ये सुंदरबन जो है फेमस है। और यहाँ पे क्या देखते हैं कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव कहाँ है, सुंदरबन, विच इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे देखते हैं सुंदरबन इज द रिसेंटली इंक्लूडेड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या है, बी इज द राइट आंसर। उसके बाद देखते हैं हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल इन द इकोसिस्टम, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स और डिकम्पोजर। तो यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल समझते हैं। ट्रॉफिक लेवल में जैसे अभी हमने रिसेंट में एग्जांपल देखा, यहाँ पे ग्रास था, फिर टिड्डा था, फिर यहाँ पे उसको स्नेक खाया, उसको फिर खाने वाला पिकॉक था। तो और ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर मैंने कहा, तो इसे मैंने T1 कह दिया। इसके बाद टिड्डा इसको खा रहा है, इसे T2 कह दिया। इसके बाद स्नेक इसको खा रहा है, T3 कह दिया, और इसके बाद पिकॉक खा रहा है, T4 कह दिया। तो यहाँ पे T1, T2, T3 और T4 ये क्या होता है, एक इस प्रकार की कैटेगरी फॉर्म कर रही है, ठीक है। तो ये जो कैटेगरी है ये क्या है, आपका ट्रॉफिक लेवल। तो ट्रॉफिक लेवल का जो सबसे जो टॉप में है, ठीक है, सबसे टॉप जो है वो कौन सा है, हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल, या हम इसे एपिकल भी कह सकते हैं, वो कौन सा है। तो जो सबसे लास्ट होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, ट्रॉफिक लेवल में सबसे टॉप में होगा। तो यहाँ पे होता क्या है, देखो ये ग्रास है, तो ग्रास ये क्या है, प्रोड्यूसर है,
फिर ये प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, या ये टर्सरी कंज्यूमर है, एंड लास्ट में जो कंज्यूमर होता है चाहे ये टर्सरी हो या क्वाटरनरी हो, दैट वी ऑल्सो कॉल दैट इज अ टॉप कंज्यूमर। तो यहाँ पे देखिए इस एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऑप्शन तो अलग वाले दिए हैं, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स दिए हैं। तो यहाँ पे तो ग्रीन है, ग्रीन पार्ट है, ग्रीन को खाने वाला ये T1 क्या हो जाएगा, T2 क्या हो जाएगा, ये तो हार्बीवोर्स हो जाएगा। इज इट क्लियर? भाई ग्रीन वेजिटेशन को खाने वाला स्पीसीज क्या होगा, हार्बीवोर्स ही होगा। ठीक है, उसके और भी वेरियस एग्जांपल हो सकते हैं, लाइक वहां पे काऊ रख सकते हैं, गोट रख सकते हैं, ठीक है, रेबिट रख सकते हैं, और दूसरे एग्जांपल भी होते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, एग्जांपल ऑफ हार्बीवोर्स। अब हार्बीवोर्स को जो खाने वाला क्या होगा, वो कार्निवोर्स होगा, और जो दोनों को खाता है, हार्बी ओमनी कार्नी दोनों खाता है, वो क्या ओमनीवोर्स हो जाएगा। तो ओमनीवोर्स की कैटेगरी तो यहाँ बन जाएगी ना, और ये क्या है कार्निवोर्स की कैटेगरी, ये क्या हार्बीवोर्स की कैटेगरी। तो टॉप पे कौन है, ओमनीवोर्स है। ऑप्शन देखिए ओमनीवोर्स है, तो सी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए कम टू द 13 क्वेश्चन, नॉट करेक्टली मैच्ड, एनर्जी गेटवे, डिकम्पोजर, 10% रूल, लैंडमाइन, लार्जेस्ट इकोसिस्टम ओशन, और एनिमी ऑफ एनवायरमेंट यूकेलिप्टस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखिए एनर्जी गेटवे, तो वो क्या, एनर्जी गेटवे क्या है, डिकम्पोजर, तो ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या है एनर्जी गेटवे, किसे कहते हैं हम, प्रोड्यूसर को कहते हैं, और ऑल ग्रीन प्लांट और प्रोड्यूसर हम जानते हैं। ठीक है, सो ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, वो प्रोड्यूसर कहलाते हैं, और यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स को क्या कहते हैं, क्यों एनर्जी गेटवे कहते हैं, कभी सोचे आप? तो देखिए समझिए, यहाँ पे एनर्जी गेटवे इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जब भी जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जब वो क्या है अपना फूड फॉर्म करेंगे, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से करेंगे, और फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए रिक्वायरमेंट, लाइट चाहिए, लाइट चाहिए। दूसरा क्या है रिक्वायरमेंट आपके, वहां पे वाटर चाहिए, और तीसरा क्या चाहिए, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, क्या इसमें लाइफ होती है, लाइट में लाइट होती है, लाइफ होती है, वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड में लाइफ होती है, नहीं होती। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ अ एबायोटिक फैक्टर। सो विद द हेल्प ऑफ दिस एबायोटिक फैक्टर, ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है प्रोड्यूसर, और जो लाइट एनर्जी को बायोकेमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और फाइनली क्या होता है, फाइनली क्या करता है, ये एनर्जी फॉर्म करता है, और एनर्जी फॉर्म करता है, प्रोड्यूसर में आ गया। तो जो ग्रीन प्लांट्स है उसको खाने वाला फिर कौन है, हार्बीवोर्स है, तो एनर्जी उसमें फिर चला गया। हार्बीवोर्स को खाने वाला कार्निवोर्स है, तो उसमें फिर एनर्जी चला गया। बट एनर्जी का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, वो हो रहा है आपके फोटोसिंथेसिस में, और एंटर कहाँ कर रहा है, प्रोड्यूसर में कर रहा है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। यहाँ पे इस बात को समझिए कि बिकॉज एनर्जी एंटर्स करती है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट इज द एनर्जी गेटवे। तो यहाँ पे क्या है, डिकम्पोजर है, तो गलत ऑप्शन है। डिकम्पोजर तो पहली बात उसे फूड चेन में शामिल ही नहीं किया जाता, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए आप। तो डिकम्पोजर को हम फूड चेन में इंक्लूड ही नहीं करते, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। तो प्रोड्यूसर वहां पे सही मैच होना चाहिए। तो नॉट करेक्टली मैच या इनकरेक्ट मैच पूछा यहाँ पे, तो पहला क्या है, इनकरेक्ट मैच, तो ए ही सही इसका आंसर है। दूसरा बाकी एग्जांपल में देखिए 10% रूल है ना, दैट इज प्रोवाइडेड बाय अ लैंडमैन। होता क्या है कि लैंडमैन का जो यहाँ पे एनर्जी का कंसेप्ट है कि 10% रूल, तो कोई भी जो, जैसे अभी हमने पिरामिड देखा, तो इसको क्या हमने कहा था, इसे ट्रॉफिक लेवल कहा था, तो इसे हमने क्या T1, T2, T3, T4 कहा था। तो यहाँ पे सपोज 100 मान लो कोई एक वैल्यू है, तो इसकी एनर्जी का जो लेवल मान लो 100% है, तो T1 से T2 जाने में केवल 10% एनर्जी ही आगे जा पाती है। तो 10% का रूल यही इंडिकेट करता है कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरा, दूसरा सा तीसरा, तीसरे से चौथे, कोई भी ट्रॉफिक लेवल में जब एक हम क्रॉस करते हैं, तो क्या होता है कि केवल 10% एनर्जी ही अगले लेवल पे पहुंच पाती है। सो इट इज कॉल्ड अ 10% रूल ऑफ इकोसिस्टम। तो यहां पे देखिए जो 100 है, इसकी वैल्यू 10% है, तो 10 हो गई, इसकी वैल्यू फिर 10 का 10% कितना हो गया, 1 हो गया, और 1 का 10% 0.1 हो गया।
तो यहाँ पे जो टॉप कंज्यूमर होगा, टॉप कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते जो 100 की वैल्यू क्या है 0.1 हो गई। केवल 10% एनर्जी ही केवल अगले ट्रॉफिक लेवल में फ्लो हो पाती है, दैट वी कॉल इट इज द 10% रूल ऑफ लैंडमैन। इज इट क्लियर? सो ये तो करेक्टली मैच्ड है। लार्जेस्ट इकोसिस्टम ओशन, वेरी इजी भाई, इस अर्थ में कितना है 71% क्या है वाटर है और 29% क्या है वो लैंड है, ये सभी को पता है। तो ओशन तो बहुत लार्जर साइज में है ना, तो ओशन ही होगा सबसे लार्जेस्ट इकोसिस्टम, सिंपल सा फंडा। इनेमी ऑफ एनवायरमेंट यूकेलिप्टस, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, यूकेलिप्टस दैट वी आल्सो कॉल इट इज द नीलगिरी। सो जिस भी एरिया में यूकेलिप्टस होता है वो एनवायरमेंट का इनेमी है। ऐसा क्यों? तो सोचिए, ऐसा इसलिए होता है कि कोई भी एनवायरमेंट का दुश्मन कब बनेगा, जब ये होगा कि वो एनवायरमेंट को क्या है डिस्ट्रक्ट करे या एनवायरमेंट को वो हार्म करे। तो यहाँ पे हार्म किस सेंस में होता है, जिस भी एरिया में यूकेलिप्टस का प्रेजेंस होता है इसके रूट क्या होते हैं, काफी प्रॉप रूट होते हैं। प्रॉप रूट मतलब काफी गहराई तक तो वो जाते हैं। दूसरा ये क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट होता है इसका सकिंग बहुत ज्यादा करते हैं। तो करीब करीब 1 स्क्वायर मीटर में एरिया में दूसरे स्पीसीज ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि इसका जो है वाटर का कंजम्पशन, न्यूट्रिशन का कंजम्पशन बहुत ज्यादा करता है। कौन? यूकेलिप्टस। दैट्स वाई 1 स्क्वायर मीटर के आसपास दूसरे स्पीसीज ग्रो नहीं कर पाते, और ये अपना एक्सपांशन बहुत फास्ट करते हैं, और ये बहुत तेजी से बढ़ने वाले फास्ट ग्रोइंग जो होते हैं ऐसे प्लांट स्पीसीज होते हैं। तो ये एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल किस लिए हो गया, क्योंकि वहां बाकी स्पीसीज, प्लांट स्पीसीज वहां ग्रो नहीं कर पा रही है। दैट मीन्स वहां पे डाइवर्सिटी नहीं हो पा रही है, और ज्यादा डाइवर्स वाला अगर कोई भी स्पीसीज है तो वो अच्छा होता है किसी भी इकोसिस्टम के लिए। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, एनवायरमेंट का इनेमी है, यानी कि वो उसके प्रॉप रूट के कारण ज्यादा वाटर कंजम्पशन होता है, ज्यादा न्यूट्रिशन का सक करता है वो, और इसके कारण क्या है उसके आसपास दूसरे प्लांट स्पीसीज ग्रो ही नहीं कर पाते, और उसके बाद वहां का जो लैंड होता है वो क्या होता है फर्टाइल, उसकी फर्टिलिटी भी खत्म होने लगती है। तो ये क्या है, एनवायरमेंट का एनिमी है, याद रखिएगा। ठीक है, तो द 14th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डेटा टोटल नंबर ऑफ रामसर वेटलैंड इन इंडिया इज। तो रामसर वेटलैंड जो है इसके नंबर्स पूछा है, ऑप्शंस आर 27, 37, 39, 42। तो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डेटा ऑफ गवर्नमेंट साइट, तो इसकी जो टोटल नंबर्स कितने हो चुके हैं, 42 हो चुके हैं। तो प्लीज अपडेट दिस डेटा। 42 इसके लेटेस्ट नंबर है, और रामसर साइट का मतलब क्या होता है, रामसर इज द प्लेस इन ईरान जहां पे सबसे पहले हमने वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए 1971 में हमने एक ट्रीटी साइन की थी, या फिर एक कन्वेंशन हुआ था जिसमें कि हमने वेटलैंड को प्रोटेक्शन हमको प्रोवाइड करना है, ये वहां पे सहमति बनी थी। दैट मींस वेटलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही डेंस एरिया है, रिच एरिया होता है, इसलिए हमको इसका प्रोटेक्शन करेंगे तो वो स्पीसीज का भी प्रोटेक्शन होगा। ये वहां पे रिजोल्यूशन लिया गया था। तो वेटलैंड साइट, जो रामसर वेटलैंड साइट होते हैं वो क्या है, इंडिया में उसके जो नंबर्स हैं वो 42 हैं। तो 42 हैं, और 2019 के पहले कितने थे, उसके नंबर्स 26 थे, फिर सुंदरवन ऐड हुआ, 27 हुआ, फिर 10 और ऐड हुए, 37 हुआ। इसके बाद करते करते अभी लेटेस्ट डेटा, अगर आप दिसंबर 2020 के लास्ट में, तो इसके नंबर्स कितने हो गए हैं, 42 हो गए हैं। ये करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। सो ये पॉइंट क्लियर हो गया आप सभी को। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द मेन रीजन फॉर द डिक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ वल्चर इन इंडिया इज। तो वल्चर की पॉपुलेशन डिक्रीज क्यों हुई ये पूछा है आपको। इसमें द ऑप्शंस आर अ वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, गिविंग एनिमल पेन किलर्स, नन ऑफ दिस। सी दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है। सो हियर कंसेप्ट इसका ये है, देखो जो इसमें क्या होता है वल्चर है, तो वल्चर क्या करता है, वल्चर क्या है एक्चुअल, दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्कैवेंजर्स। तो स्कैवेंजर्स का मतलब समझते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो डेड पार्ट को खाता है, डेड बॉडी को खाता है, तो कौन है, वो है वल्चर्स।
तो इसमें हुआ क्या है कि इसको ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो डेड जो है लाइक पार्ट को खा रहा है, तो ऑलरेडी उसमें उसका प्रेजेंस तो होता ही है। बट यहाँ पे सी ऑप्शन देखिए, गिविंग एनिमल्स पेन किलर्स। तो पेन किलर्स जो है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पेन किलर है डिप्लोफिनेक सोडियम। प्लीज नोट डाउन, डिप्लोफिनेक सोडियम, जो किसी भी ऐसे एनिमल स्पीसीज को पेन किलर के रूप में उसे इंजेक्ट करते थे। और वो इंजेक्ट क्यों कर रहे थे? क्योंकि उसको प्रॉब्लम थी। किसको प्रॉब्लम थी? किसी भी ऐसे एनिमल स्पीसीज को। तो उनकी जो पेन को रिमूव करने के लिए हम उस पेन किलर को दे रहे हैं। तो ये जो पेन किलर्स है डिप्लोफिनेक सोडियम, इसके बॉडी में है। किसके बॉडी में? एनिमल के। और फॉर एग्जाम्पल मान लो एक हाइपोथेटिकल केस लो कि एनिमल की डेथ हो जाती है। डेथ हो जाती है तो डेथ के बाद क्या है, वो ऐसी किसी जगह में डंप करते हैं एनिमल्स को। तो वो डंप जोन में क्या करता है, जब भी वल्चर वहां जाते हैं उसको ईट करने के लिए, ठीक है, तो वो जो डेड एनिमल को जब भी वो ईट करने जाते हैं वहां पे, तो उसके बॉडी में चूंकि डिफ्लोफिनेक सोडियम का उसका जो है प्रेजेंस है, वो केमिकल का प्रेजेंस अभी भी है, क्योंकि वो अनस्टेबल नेचर का है। तो इसमें होता क्या है कि वो वहां पे उसके बॉडी में चले जाता है, किसके? वल्चर के में। तो वल्चर के बॉडी में पहुंच गया क्या? अब डिप्लोफिनेक सोडियम, एंड दैट इज द रीजन टू डिक्रीज और टू डेथ ऑफ वल्चर। वही डिप्लोफिनेक सोडियम जो है उस डेथ वल्चर के डेथ का मेन रीजन बनता है। तो ऐसा बहुत बड़े लेवल पे हुआ है। इस कारण जो है वल्चर के नंबर्स इंडिया में या उसकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हुए हैं। तो ये पॉइंट आप नोट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट 16, which one is the not correctly matched figure? The total number of national park 105, total number of wildlife sanctuaries 553, number of biodiversity hot spots 4, और यहां पे देख रहे हैं नंबर ऑफ रामसर वेटलैंड्स वो 37। तो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्वेश्चन भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए वेटलैंड्स के नंबर तो 42 हो गया है, ये अभी मैंने बताया था प्रीवियस क्वेश्चंस में। तो इसका आंसर तो डी है। बट यहां पे देखिए ये जो नंबर्स हैं ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। द टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क जो कितने थे? 104 थे, जिसमें 104 जो एंट्री हुआ था लेटेस्ट एडिशन वो था मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क, ठीक है, इन 2018। अब इसमें क्या है, एक नई एंट्री हुई है दिसंबर 2020 में, दैट इज अ देहिंग पटकाई नेशनल पार्क इन असम। प्लीज नोट डाउन, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क इन असम, वो लेटेस्ट एंट्री है। तो अब टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क कितने हो गए? 105 हो चुके हैं। ओके, एंड कम टू द, तो ये क्या है आपका सही मैच है। उसके बाद देखिए टोटल नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 553 बिल्कुल करेक्ट है। नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट 4 है, बहुत इजी भी है। सो 4 हॉट स्पॉट क्या है इंडिया में, क्या क्या है आप बता सकते हैं? वो है हिमालय, वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा एंड सुंडालैंड। सो इन दिस वर्ल्ड देयर आर 36 हॉट स्पॉट आर प्रेजेंट। तो 36 जो हॉट स्पॉट हैं उसमें आउट ऑफ 36 8 हॉट स्पॉट आर हॉटेस्ट हॉट स्पॉट, जहां पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा डेंस है। सो आउट ऑफ दिस 8 हॉटेस्ट हॉट स्पॉट इंडिया में कितने हैं? उसमें 3 ऐसे हॉटेस्ट हॉट स्पॉट है आउट ऑफ 4। ये पॉइंट समझ पाए? मैंने कहा वर्ल्ड में 36 हॉट स्पॉट हैं, उसमें 8 या 8 ऐसे हॉटेस्ट हॉट स्पॉट हैं। हॉटेस्ट हॉट स्पॉट जो 8 है उसमें जो है इंडिया के 4 हॉट स्पॉट में से 3 जो है एग्जिस्ट करते हैं। तो 3 क्या है आउट ऑफ 4 क्या है? हॉटेस्ट हॉट स्पॉट ऑफ इंडिया है, ऑफ वर्ल्ड भी कह सकते हैं इसे। तो कौन है? तो 4 मैंने कहा था, उसमें 4 में एक को रिमूव कर दो। तो क्या क्या 4 कहा था मैंने? हिमालय, दूसरा वेस्टर्न घाट, तीसरा क्या है इंडो बर्मा, और फोर्थ में क्या है सुंडालैंड। तो उसमें हिमालय को रिमूव कर दो तो क्या क्या बच गया आपका? वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा और सुंडालैंड। तो ये क्या है? ये 3 क्या है? हॉटेस्ट हॉट स्पॉट में इंक्लूडेड है, प्लीज नोट डाउन। तो यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। तो ये क्लियर हो गया। तो रामसर वेटलैंड्स जो है इसका जो है सही आंसर है, जो सही मैच नहीं है इसके नंबर्स नाउ
अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा 42 हो चुके हैं। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें कि आपको कुछ और समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। तो यहां पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, which of the following has been declared as a biodiversity decade by United Nations? The options are 1991, 2000, 2001, 2010, 2011, 2020 और 2021 और 2030। So बहुत easy question है। The correct answer is C, 2011 से 2020 का जो डिकेड है वो डिकेड क्या है? बायोडाइवर्सिटी डिकेड है। वो क्या है? बायोडाइवर्सिटी डिकेड है, डिक्लेयर किया गया है बाय यूनाइटेड नेशन। क्लियर हुआ? कम टू द 18 क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड इन 1936? क्या है? दुधवा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, और इसके बाद देखते हैं जिम कार्बेट नेशनल पार्क। तो यहां पे देखिए जिम कार्बेट थोड़ा कट गया, प्लीज नोट डाउन। जिम कार्बेट नेशनल पार्क दैट इज आल्सो नोन एज हेले नेशनल पार्क, और वो कहां पे? उत्तराखंड पे है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1936 में फर्स्ट एंट्री है, याद रखें। तो ये बिफोर इंडिपेंडेंस वाली बात हो रही है। तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन डी, विच इज लोकेटेड इन उत्तराखंड, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पे फर्स्ट एस्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 देखिए, द डाइवर्सिटी इन एन एरिया ऑफ इकोसिस्टम विच कैन बी मेजर्ड एज द नंबर ऑफ स्पीसीज। तो ऐसा इकोसिस्टम जहां पे नंबर ऑफ स्पीसीज को हम मेजर करते हैं, दैट वी कॉल अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी, नॉन ऑफ दिस। तो दिस इज द कंसेप्चुअल पार्ट। प्लीज नोट डाउन द ट्रिक। व्हेन यहां पे व्हेन वी डिस्कस अबाउट अ पर्टिकुलर कम्युनिटी और कम्युनिटी में हम नंबर्स की बात करते हैं, इन दैट केस दैट इज द अल्फा डाइवर्सिटी। when we compare two community or among community and हम numbers को measure करते हैं, that is the beta diversity and gamma diversity is जो है वो क्या होता है? बहुत बड़े जोग्राफिकल लैंड की जब बात करते हैं, सो इट इज द लार्जर फॉर्म। सो ये इट इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो जब हम क्या है बड़े जोग्राफिकल एरिया में इस प्रकार की डाइवर्सिटी को मेजर करते हैं, इन दैट केस दैट वी कॉल अ गामा डाइवर्सिटी। इसको फॉर्मूला में भी ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है। ये फॉर्मूला क्या है आप नोट कर लें, दैट इज गामा डाइवर्सिटी इक्वल टू S1 प्लस S2 माइनस C, जहां पे S1 क्या है? S1 इंडिकेट्स करता है पर्टिकुलर इकोसिस्टम में नंबर ऑफ स्पीसीज, और S2 इंडिकेट करता है दूसरे ऐसे इकोसिस्टम में नंबर ऑफ स्पीसीज, और C क्या होता है? जो कॉमन स्पीसीज होते हैं उसको उससे माइनस कर देते हैं। सो गामा इक्वल टू S1 प्लस S2 माइनस C, जहां पे इकोसिस्टम A में नंबर ऑफ स्पीसीज, इकोसिस्टम B में नंबर ऑफ स्पीसीज S2 को रिप्रेजेंट करता है, और C क्या है? A और B में जो कॉमन स्पीसीज है उसे हम इसे माइनस कर देते हैं। तो ये क्या है? गामा डाइवर्सिटी को इंडिकेट करता है। इज इट क्लियर? सो यहां पे इसका आंसर क्या है? इकोसिस्टम क्या दिया है? द डाइवर्सिटी इन एरिया ऑफ इकोसिस्टम विच कैन बी मेजर्ड एज द नंबर ऑफ स्पीसीज। तो यहाँ पे एक टर्म जो है मिसिंग है, यहाँ पे लिखिए एरिया और इकोसिस्टम जैसे है, तो यहाँ पे इसे प्लीज करेक्ट कर लें, इन एरिया और कम्युनिटी। यहाँ पे किसी एक है ना कम्युनिटी, प्लीज नोट डाउन कर एन कम्युनिटी और एन इकोसिस्टम है ना। तो यहाँ पे इस केस में एन कम्युनिटी को आप इसे प्लीज नोट डाउन कर लें, इकोसिस्टम को वहां पे हटा लें, थोड़ा ये ट्रांसलेशन मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कम्युनिटी की बात कर रहे हैं तो अल्फा, तो इसके बेस पे यहाँ पे अल्फा डाइवर्सिटी होगा। अगर यहाँ पे एमंग होता, डिफरेंट टाइप की इकोसिस्टम की बात होती या डिफरेंट टाइप की कम्युनिटी की बात होती, उस केस में बीटा आप टिक कर सकते थे। इज इट क्लियर? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2020 United Nations declared as the biodiversity super year. So 2020 year is the declared by United Nations a biodiversity super year. ऐसा इसलिए स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था। 2020 year it is like a COVID year, और कोविड ईयर के कारण जो है पूरे वर्ल्ड लेवल पर बहुत सारी चीजें जो एक्टिविटीज होते हैं जो पोल्यूशन के लिए, एनवायरनमेंट को हार्म करने के लिए
या कोई भी टाइप की एक्टिविटी है वो पूरी तरह से क्या है, अभी डिस्टर्ब है, या सभी जो एक्टिविटी है रुकी हुई थी ड्यूरिंग लॉकडाउन। और लॉकडाउन का जो फेज था वो बहुत बड़े लेवल पे हुआ है और अभी भी पूरी तरह से चीजें जो हैं लाइक सिस्टम में नहीं आई है। इसके कारण हुआ ये है कि कंप्लीटली 2020 का जो ईयर है वो एक फेवरेबल ईयर कहा जाएगा फॉर द स्पीसीज पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें कि हम देख रहे थे कि जो स्पीसीज की जो डेथ हो रही थी उनके लिए अब क्या है, एक नॉन फेवरेबल से फेवरेबल कंडीशंस आ रही है, तो अब दे आर फीलिंग वेल कह सकते हैं हम इसे। सो यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर 2020 ईयर दैट इज अ बायोडाइवर्सिटी सुपर ईयर, जो बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ही एक्लेमेटाइज्ड ईयर है कह सकते हैं, बहुत ही फेवरेबल ईयर कह सकते हैं, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड। ठीक है, ये आप मान सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके आज के 20 क्वेश्चन हुए इन दी फर्स्ट एफटीआर सेशन। आई होप आप सभी पॉइंट्स को आप समझे होंगे। इन केस एनी प्रॉब्लम प्लीज आप कमेंट बॉक्स पे बताइए एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें एनवायरनमेंट का दूसरा महत्वपूर्ण एफटीआर होगा और वो टॉपिक होगा मेजर एनवायरमेंटल कन्वेंशन एंड समिट्स। वो टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।